संदीप के होगा। पास जाता हूँ, हाँ, एक सवाल और। संदीप, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, तो उसके पीछे जो तीन चार कारण बताए जा रहे थे, एक तो ये कि सर की वजह से चूंकि बहुत सारे जो मृत वोटर थे वो कट गए, और इस वजह से ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। लेकिन एक फैक्टर ये था कि अक्सर दिवाली से पहले बिहार में चुनाव निपट जाते थे। इस बार छठ का भी मौका था, बहुत सारे बिहारी भी थे, लोग तो रुक ऐसी गए। तादाद में लोग जो बाहर से थे, जो कहीं कहीं ना कहीं अर्बन वोटर भी है और उसका सेंटीमेंट एनडीए बीजेपी को लेकर है, वो भी वोट देने में कामयाब हुआ। तो संदीप, क्या आपको लग रहा है ये भी एक फैक्टर रहा होगा? बिल्कुल, ये एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जो वोटिंग थी वो बहुत ज्यादा बढ़ी थी। और जो आपने जिस पे ध्यान दिलाया कि लोग आमतौर पे दिवाली के पहले चुनाव निपट जाते थे, लेकिन इस बार जो लोग दिवाली और छठ की छुट्टी पे आए तो वो बाकायदा रुके। और ऐसी अपील भी की गई थी नेताओं की तरफ से। प्रशांत किशोर को हमने सुना और भी नेताओं को सुना कि भाई आप, तेजस्वी ने भी कहा, आप आए हैं तो वापस मत जाइएगा, वोट डालकर ही लौटिएगा। तो वो भी एक उस अपील का भी एक असर था कि लोग रुके और वोट डाल के गए। और लेकिन देखिए, जब मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि बिहार में कुछ और हुआ है जिसको पढ़ने समझने की जरूरत है। जितने तमाम फैक्टर्स अभी गिनाए जा रहे हैं, जिनकी ओर रीमा ने भी ध्यान दिलाया, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन मुझे लगता है उसके अलावा भी बिहार में कुछ एक्स फैक्टर कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कांग्रेस होती तो आप ये कह सकते थे कि हाँ, संगठन कमजोर था, बीजेपी के आगे नहीं टिक पाए, या एनडीए का जो पूरा अपना एक तरीका है चुनाव मैनेज करने का वो एक अलग है। लेकिन आरजेडी भी ग्राउंड पे बहुत मजबूत है। आरजेडी के कार्यकर्ता गांव गांव हैं। ऐसा नहीं है कि उसको काउंटर करने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन वो काम क्यों नहीं किया, या वो एनडीए के फेवर में किस तरह से काम किया, इसको और डिकोड करने की जरूरत है। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। फौरी विश्लेषण हम बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं जी। बिल्कुल। और आपको क्या लग रहा है संदीप, कांग्रेस की आने वाले चुनावों में बार्गेनिंग पावर अगर वो कहीं भी जुड़ती है, किससे कम होगी? क्योंकि एक और विधानसभा चुनाव हार गए, ओवरऑल आपके महागठबंधन ने बुरा परफॉर्म किया, लेकिन आपने और बुरा परफॉर्म किया। ममता बिल्कुल बिल्कुल। बनर्जी तो वैसे भी बंगाल में अकेले लड़ने में यकीन रखती हैं, लेकिन यूपी में अगर चुनाव होगा तो क्या अखिलेश ऐसी कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे? और निश्चित तौर नेशनल पर। लेवल पे भी अगर आप किसी तरह का फिर से इंडी गठबंधन को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे कांग्रेस में पहले सवाल उठे थे कि भैया आपकी कुछ हैसियत नहीं है, आपको क्यों लीड करने दें, किसी और को आगे आने दें, तो कांग्रेस की ओवरऑल बार्गेनिंग या उसकी हैसियत राष्ट्रीय राजनीति में कम होगी? निश्चित तौर पे कम होगी। और लेकिन यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे ऐसा होता कि आरजेडी अच्छा परफॉर्म करती और हाँ। कांग्रेस अगर पीछे रह जाती, तो फिर ये एक एक बहाना होता कि भाई देखिए कांग्रेस ने कमजोर प्रदर्शन किया, वरना हम ऐसा कर ले जैसा पिछली बार भी हुआ था। लेकिन इस बार तो मैं देख रहा हूं कि दोनों ही पार्टियां जो महागठबंधन की बड़ी लेकिन पार्टियां यही हैं, कांग्रेस उनका संदीप अगर प्रदर्शन यूपी बहुत में खराब जाएगी है। तो अखिलेश को इससे नहीं लेना देना होगा ना कि आरजेडी ने कैसा परफॉर्म किया, उसके लिए तो यह है कि हाँ, कांग्रेस को साथ जोड़ने से मजबूती नहीं मिलती। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बार्गेनिंग पावर तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की कम होगी। और जिस तरीके से खुद राहुल गांधी यहाँ पे जो वोट चोरी के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, चुनाव के बीच उन्होंने दो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसको हाईलाइट करने की कोशिश की। मुझे लगता है वो उसमें पूरी तरह से नाकामयाब रहे वो मुद्दा ग्राउंड तक ले जाने में। और बीच में जो एक एक ऐसा दौर भी आया था, शायद 10 15 20 दिन का, जब राहुल एकदम से गायब हो गए थे सीन से, और ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत अंदरूनी खटपट चल रही है कि राहुल एकदम नजर नहीं आ रहे हैं, और फिर एकदम से आए और आखिरी तक रहे जरूर। लेकिन मुझे लगता है वहां तब तक शायद खेल खराब हो चुका था। और बिहार का सेटबैक कांग्रेस को बहुत खलने वाला है आगे आने वाली राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी, क्योंकि अगर नहीं, यहाँ इनको पे तो कोई बड़ा हारने की लत उलटफेर लग होता चुकी है। तो निश्चित तौर पे राहुल उसका गांधी को मैं प्रभाव ये कह केंद्र की सकती हूँ, राजनीति हो पर सकता भी है कांग्रेस पड़ता। पार्टी के नेताओं को बहुत बुरा लगे, लेकिन ये चुनावी हकीकत है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन माहौल है वो जरा बताइए आप। जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, एक तो ये नारा जो अभी आप बंगाल की बात कर रही थी कि अब चल पड़ा है कि बिहार की जीत हमारी है और अब बंगाल की बारी है। ये बीजेपी में एक नया जोश लेकर आया है, एक नई और स्फूर्ति लेकर आया है, और जिस तरह से परफॉर्म किया है बिहार में उसका असर आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। आप जो बात कर रहे हैं कि ताजा जो अपडेट है वो यही है। सबसे बड़ा तो उलटफेर और आश्चर्य तो यही है कि तेजस्वी यादव अपनी सीट राघोपुर से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। छपरा से खेसारी लाल यादव भी पीछे चल रहे हैं। आरजेडी के पीछे चले उम्मीदवार गए। हैं, पहले वो आगे थे लेकिन उन्होंने जो अब एक तरह से वो पिछड़े हैं तो उसको अब कवर नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी कम से कम 2680 वोटों के आसपास जो है जिससे वो पीछे चल रहे हैं, ये है, उन्हें कवर करने की जरूरत होगी। इसके अलावा कुछ और सीटें हैं। अररिया है जहां से जेडीयू की शगुफ्ता अजीम आगे चल रही हैं। ये आमौर जो एक है, ये यहाँ से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एआईएमआईएम की लाज यही बचा पाएंगे ऐसा लग रहा है फिलहाल। बाकी उम्मीद कुछ। हमारे साथ अभी जी भी जी हैं जी। धनंजय जी, आवाज मिल रही है आपको?
धनंजय जी लगता है हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ गेस्ट नहीं है, इमरान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इमरान, मैं ये कहना चाह रही थी कि ज्यादातर मतलब खासकर महागठबंधन खेमे में तो जो स्थिति है चेहरा दिखाने के लायक नहीं है, लेकिन नए सिरे से वो क्या कदम उठाते हैं उस पर हमारी और हम सबकी नजर है। एक के बाद एक स्टेटमेंट आना शुरू हो गया है, लेकिन एक बार फिर जरा सिलसिलेवार तरीके से लाइव हिंदुस्तान के उन दर्शकों को बताइए जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि किन किन वीवीआईपी सीटों पर क्या असर है और फिलहाल क्या माहौल है। देखिए, इन्हीं सीटों की हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी सीट तो वही तेजस्वी यादव की, जिसका हमने जिक्र किया कि ये एक बहुत, और ये कहीं ना कहीं उनके आकलन, उनकी मेहनत, उन तमाम उनकी कोशिशों काविशों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह साबित होने जा रहा है। उनके टिकट वितरण को लेकर भी अब सवाल उठेंगे। और जहां तक आपने हमारे मेहमान से भी सीमांचल के बारे में भी बात की थी, और हम लोग भी लगातार इसका एनालिसिस कर रहे थे कि यहाँ से आरजेडी अच्छा को इमरान, ये अच्छा संभव फायदा है क्या मिलेगा। कि जो आपके आसपास में हमारे न्यूज रूम के सहयोगी दिख रहे हैं उनसे आप बातचीत कर पाए और समझ पाए कि हाँ वो जिन जिन सीटों को लेकर एकदम टकटकी लगा के देख रहे हैं, और वहां से वो सारे रिपोर्टर्स हमारे जो ग्राउंड पर जी, मौजूद हैं, जो काउंटिंग सेंटर से सीधे हम तक फीडबैक पहुंचा रहे हैं और सबसे सटीक और सबसे बेहतर जी, तरीके से हम लाइव हिंदुस्तान के जरिए पहुंचा रहे हैं। अगर संभव हो तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल। उन सहयोगी से बात कीजिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हैं। प्रशांत लगातार अभी एनालिसिस कर रहे हैं। प्रशांत, ताजा अपडेट हमारे दर्शकों को बताइए। मैं सीमांचल पर ही एक तरीके से मेरी नजर कुछ सीटों पर पड़ी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट्स के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि कोचाधामन सीट पर अगर बात करें तो ये एक सीट है जहां से एआईएम आगे चल रही है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम जो आमोर सीट्स आगे चल रहे हैं, कोचाधामन भी उन सीटों में से एक और है। इजाफा हो गया। जी, एक और इजाफा हुआ है जिसमें मोहम्मद सरवर आलम है जो करीब करीब 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर मुजाहिद आलम है आरजेडी के। इसके अलावा और कोई फाइट साफ तौर पर यहां नजर नहीं आ रही है। एक और सीट जहां पर एआईएम आगे है वो है पैसी सीट। यहां से गुलाम सरवर करीबन करीबन 5,500 के वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बीजेपी के विनोद कुमार हैं, और तीसरे नंबर पर अब्दुल सुभान जो आरजेडी के हैं वो तीसरे स्थान पर हैं। तो यहां पर भी जो मुकाबला है, एक और जो सीट है जिस पर मैं जरूर आपको बात करना चाहूंगा, जिस पर बहुत कड़ी फाइट चल रही है, वो बलरामपुर की सीट है। बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे थे कि इस सीट पर एआईएम अच्छा करेगी, लेकिन यहाँ पर रामविलास अच्छा लोक इमरान, जनशक्ति पार्टी की जरा वो पूछिए बहुत कि आगे चली गई, और एक सीमांचल तरीके बेल्ट से जो है जो वहां जीत पे का मार्जिन हमेशा एक से कह सकता है 16,000 आरजेडी से का ज्यादा दबदबा रहा है जो वोट एमवाई है वो समीकरण की लीड वजह से, वो और दे चुके हैं। खासकर दूसरे उनके स्थान पर एआईएम चली एम गई है। समीकरण की वजह मोहम्मद से। आदिल क्या हसन वहां दूसरे पे स्थान पर चले ज्यादा गए हैं। इस और बार एक सीट नुकसान जो हुआ है जोकीहाट की सीट आरजेडी को? जो बहुत ज्यादा चर्चा में थी पूरे चुनाव के दौरान, दो भाई शहनवाज और सरफराज यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ भी जेडीयू आगे चली गई है और एआईएम काफी पीछे चली गई है इस सीट पर। ये इसके अलावा मेरे साथ एक और प्रशांत हैं। जी प्रशांत, तो हमारे पास जो है प्रशांत दो हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा रीमा। तो प्रशांत जी, आप क्या अपडेट लेकर हाजिर हैं? जी, देखिए अभी अशोक गहलोत का बयान आया है। उनका ये बयान आया है कि जो बीजेपी ने 10-10 हजार रुपए महिलाओं को बांटे थे उनसे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ है। और उनका ये भी कहना है कि ये जो परिणाम है ये काफी निराशाजनक है। यानी कि वो सीधे सीधे इस 10 हजार को लेकर इस चुनाव से जोड़ रहे हैं। ये तो बड़ा बिल्कुल कांग्रेसी बिल्कुल बिल्कुल। इमरान, और मैं फिर तो सीधे कांग्रेस के आऊंगा। लोग गोल पोस्ट लगातार चेंज कर रहे हैं। पवन खेड़ा कह रहे हैं जी चुनाव आयोग की वजह से आ रहे हैं, ये 10,000 रुपए की वजह से आ रहे हैं। शाम तक तो मुझे लग रहा है वो ये भी कह देंगे कि साउथ बिल्कुल अफ्रीका अच्छी बिल्कुल बैटिंग कर रहा है, सर, पवन पहले खेड़ा ने टेस्ट में सीधे इसलिए हम आ सीधे रहे हैं। इसे चुनाव आयोग वर्सेस जनता बना दिया सिलेक्शन को। उनका बयान आया है कि ये चुनाव आयोग वर्सेस जो जनता हुआ है, ये चुनाव ना कि पार्टी हुआ है। उन्होंने सीधे चुनाव आयोग को इसमें खींचा है। बड़ी बात। और मेरे साथ हमारी वीडियो टीम के हेड भी है नीरज जी, संदीप कुमार जी लगातार नजर बनाए हुए हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं। संदीप जी, पहले तो ताजा अपडेट दे दीजिए। देखिए ऐसा लग रहा है एनडीए एक बहुत बड़ी, या यूं कहे कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर एनडीए इस वक्त बढ़ रहा है। और जो बयानबाजी है, जो रिएक्शंस है, वो तो हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो सीटें। क्योंकि देखिए अगर कोई लोग चैनल्स पे देख लेते हैं कि भाई ओवरऑल टैली क्या चल रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन किस सीट से या आगे पीछे लोगों की दिलचस्पी इसमें रहती है। और जो सबसे चर्चित चेहरा जिसने बहुत ज्यादा सुर्खियां लूटी, खेसारी लाल यादव, मैं चाहता हूं कि एक अपडेट उसका दर्शकों को दे दे। ये टैली जो है इस वक्त चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है। देखिए यहाँ पे खेसारी लाल यादव 2,380 वोटों से इस वक्त 3 राउंड की गिनती के बाद
पीछे चल रहे हैं और आगे चल रही हैं बीजेपी की छोटी कुमारी। बीजेपी की छोटी कुमारी इस वक्त यहाँ पर आगे चल रही, बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट हो गई थी ये। और सब ये जानना चाहते थे कि क्या बीजेपी के इस गढ़ को इस बार तोड़ पाएंगे खेसारी लाल यादव अपने स्टारडम के जरिए, लेकिन ऐसा लगता है कि फिलहाल इसमें वो तो एक और पिछड़ते हाई हुए नजर आ प्रोफाइल रहे हैं। सीट है अलीनगर। मैथिली ठाकुर, बहुत आवाज जी, उठी बीजेपी के अंदर खाने से। उस सीट का हाल जरा अगर कोई सहयोगी हमारे बता पाए तो उनसे जरा बात कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल रीमा जी, ये जैसा ये रीमा ने जिक्र किया, ये जो मैथिली ठाकुर का, ये आप देख सकते हैं, जरा दिखाइएगा। ये लाइव इस वक्त 24 राउंड की गिनती यहाँ पर होनी है, 7 राउंड पूरे हो चुके हैं और इस वक्त मैथिली ठाकुर 8,906 वोटों से आगे चल रही हैं। विनोद मिश्रा उनको कड़ी टक्कर देंगे ऐसा माना जा रहा था, लेकिन फिलहाल वो दूसरे नंबर पर हैं, पीछे चल रहे हैं। मैथिली ठाकुर, ऐसा लगता है कि ठीक ठीक लीड उन्होंने बना ली है और अब इसको पाट पाना बड़ा मुश्किल होगा विनोद मिश्रा के लिए। लेकिन कुछ पक्के तौर पे अभी कह नहीं सकते, क्योंकि 24 राउंड की गिनती होनी है। कोई बड़ा उलटफेर अगर हुआ तो ठीक, वरना मैथिली ठाकुर कंफर्टेबली इस सीट को हो सकता है कि निकाल लें। और कुणाल, एक जो सवाल संदीप जी से पूछिए, एक सवाल संदीप जी से ये पूछिए कि ज्यादातर जो एग्जिट पोल थे उसका अनुमान था 140, 145, हाई एंड 150, लेकिन यहां हम देख रहे हैं 190, जो कि 3/4 से भी थोड़ा ऊपर है। करण था, क्या 10,000 का मुद्दा ज्यादा छाया रहा या 400 से 1100 जो पेंशन की राशि कर दी गई वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा? क्या 125 यूनिट बिजली फ्री देना ये बड़ा फैक्टर रहा या इसके अलावा जो बेरोजगारी भत्ता दिए गए वो युवाओं को छू गया? ये कौन सा फैक्टर बिहार में काम कर रहा है जहां पे इतनी सीटें आ रही है कि बीजेपी के लोग सामने ना सही लेकिन अंदर खाने तो मान ही रहे होंगे कि इतना भी कुछ कमाल नहीं बिहार में कर दिया है जिस तरीके से सीटें आ रही है। लेकिन दूसरा खेमा जो है यानी आरजेडी गठबंधन, बिहार में इतिहास बन चुका है और इतिहास किस आधार पे बना है? 2010 का परफॉर्मेंस अगर एनडीए खेमा दोहरा रहा है तो इसके पीछे क्या वजह है? वो कौन सी स्ट्रैटेजी है? क्या वाकई इस चुनाव में अंडरकरंट था? वो कौन सा मुद्दा था जो सबके बीच छाया रहा, खासकर बिहार के उन वोटर्स के बीच जिन्होंने एनडीए खेमा को इतनी बड़ी जीत और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको हम कह रहे हैं उस तरीके से दी है? लेकिन दूसरा खेमा यानी महागठबंधन कहां चूक गया? रोजगार पे बातें हो रही थी, फ्रीबीज की बातें वो भी कर रहे थे। 2,40,00,000 परिवार है बिहार में और दावा ये किया जा रहा था कि इन तमाम घरों को हम देंगे क्या सरकारी नौकरी। लेकिन इन सब वादों के बावजूद सिर्फ और सिर्फ यादव और मुस्लिम ने ही वोट किया है आरजेडी को, ये तो अब तय हो चुका है। लेकिन वो कौन से वोटर हैं और वो कौन से वादे हैं जिस पे इस तरीके से अटूट भरोसा दिखाया है बिहार के वोटर ने एनडीए खेमा पर, जहां पे अब तो ये भले ही ये मजाक की बातें होंगी लेकिन बीजेपी को अब जेडीयू की जरूरत नहीं है, इतनी सीटें अकेले बीजेपी को आ गई है। यानी बीजेपी, एलजेपी, आरएलएसपी, हम और इसके अलावा अगर 2-4 विधायक इधर उधर हो जाते हैं नहीं, उसकी तो भी खेल जरूरत कुछ नहीं गड़बड़ हो रीमा, नहीं जाएगा। रीमा, हाँ। उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो फिलहाल जो रुझान है उसके मुताबिक बीजेपी 91 सीटों पर, एलजेपी जो है 22 सीटों पर, हम 5 सीटों पर, आरएलएम 4 सीटों पर, ये तो 122 हो ही गए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी जो नीतीश की जरूरत है वो बीजेपी को केंद्र में है, क्योंकि उनके पास 12 सांसद हैं। नीतीश को यहाँ छोड़ने का मतलब है केंद्र में भी उनका साथ छोड़ना, फिर आपकी सारी निर्भरता टीडीपी पर हो जाएगी और बीजेपी कभी ये रिस्क नहीं लेगी कि वो केंद्र में सिर्फ एक पार्टी पर निर्भर है। तो मुझे ये नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन हाँ, दिलचस्पी के लिए और चखल्लस के लिए अच्छा विषय है कि क्या जेडीयू चेहरा को बाहर बदल करके सकता भी है। बीजेपी इतने में इतना जरूर हो सकता है कि नीतीश के चेहरे पे सहमति ना बने और ये नीतीश के मुंह से ही कहलवा दिया जाए कि हाँ नहीं, ये 2020 में हुआ था। 2020 में नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि मैं नहीं बनूंगा, लेकिन फिर वो बीजेपी ने वहां उस वक्त उसकी वजह रीमा ये थी, सीटें कम आई थी, शिकायत ये थी उस वक्त कि चिराग के चलते तुमने मुझे डेंट किया है और
मेरी इतनी सीटें कम हुई है, इस नाराजगी में वो कह रहे थे। नहीं, सीटों की संख्या भी कम थी, सीटों की संख्या भी कम थी, सीटों की संख्या कम थी, लेकिन बड़ी वजह ये और थी। नीतीश कुमार का एक रिकॉर्ड रहा है, जब उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा था लोकसभा चुनाव में, तो उन्होंने इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को कुर्सी सौंप दी थी। चलिए, ये हमारे भी वो कर सहयोगी चुके हैं। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक ने बीच में अच्छा खासा ब्रेक भी लिया। अभिषेक, ये बताइए, सुबह जब हम 9-10 बजे जुड़े थे और हमें बात कर रहे थे कि क्या इंडिया 130-40 पे पहुंचेगा, और अब इंडिया 200 पर पहुंच गया है। ऐसा लग रहा है कि अब की बार 200 पार हो गया है। मतलब कितना शॉकिंग ही आपको लग रहा है, जितनी हमने सुबह से या कल से चर्चा की और जितना अब तक चुनावों को देखा है। ये हिंदी की जो कवरेज हम कर रहे हैं कल से, उसके बीच में मैं उठ के हिंदुस्तान टाइम्स के लिए अंग्रेजी के लिए चला गया था कि 2-4 एक्सप्लेनर कर देता हूँ। अच्छा। और जो नहीं, जिन हमें चीजों के लगा बारे में हम बात डिकोड कर रहे करने के लिए आप गए हैं कि आखिर इस चुनाव में ऐसा क्या हो गया है। हाँ, तो जितना कुछ हुआ है उसमें भी आपके बगल में बैठे बैठे जब से अंदर आया हूँ, तो अब अंग्रेजी बाहर रख के हिंदी लेके मैंने 8 लाइनों में कविता लिख दी है, सुना देता हूँ। बोलिए। अदत 122 सीटों की थी दरकार, बिहार की जनता ने करवा दिया एनडीए को लगभग 200 पार। चुनाव से पहले थे कई सवाल, एक साथ बिहार की जनता ने दे दिए सबके जवाब। प्रशांत किशोर को कहा अलविदा, नीतीश बाबू और बीजेपी को फिर से नमस्कार। राहुल और तेजस्वी के पास अब वक्त ही वक्त है, करें हार के कारणों पर विचार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन ये विचार तो राहुल गांधी मुझे लग रहा है 2014 से ही कर रहे हैं, लेकिन इस विचार का सिर्फ अभी तक आचार बना है, लेकिन वो व्यवहार में नहीं उतरा है। तो ये भी एक छोटी सी तुकबंदी और पता नहीं कब उतरेगा व्यवहार में, क्योंकि अब जो इलेक्शंस की गिनती है, राहुल मानेंगे जो विपक्ष नहीं, हारता आ रहा है वो बढ़ती फिर जा रही से है। वही नेशनल मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन बिहार एक अलग ही मूड का प्रदेश रहा है, और उसके बारे में मैं कल से अपने दर्शकों के सामने दोहरा रही हूँ। वो बड़ी बातें मैं बताऊंगी, लेकिन एनडीए की डबल सेंचुरी, मतलब जहां तक एनडीए के नेताओं ने भी इस चुनाव में नहीं कहा था कि 200 पार कर लेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे ये दावा किया जा रहा था। लेकिन मैं पहले भी कह चुकी हूं दर्शकों के सामने, लाइव हिंदुस्तान के दर्शकों के सामने, कि ये तो बीजेपी को भी नहीं मालूम था कि जीत की और सीटों की संख्या इतनी बड़ी होने जा रही है, और ये संख्या 200 पार। तो सबसे बड़ी खबर, डबल सेंचुरी, एनडीए खेमा में खुशी की लहर और पार्टी दफ्तरों में पटाखे, और शाम को बीजेपी दफ्तर यानी दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो अंदाजे बयां आज पीएम मोदी का क्या होने जा रहा है 200 पार पे। चलिए, अब हम नोएडा स्टूडियो चलते हैं। हमारे सहयोगी इमरान वहां से मौजूद हैं। इमरान, पहले तो यही बड़ा अभी इमरान शॉकर हमारे है, साथ नहीं जुड़े हैं। अभी बड़ी नहीं जुड़े खबर मैं दर्शकों को एक बार फिर बता देती हूँ कि आंकड़ा 200 पार हो चुका है, यानी एनडीए खेमा बेहद खुश है। लेकिन अभिषेक, मैं अभी शुरुआती वक्त में ये दर्शकों के सामने कह रही थी कि ये कौन सा अंडरकरंट था, मतलब ये तो बीजेपी के नेता हो या पत्रकार हो या सेफोलॉजिस्ट हो, जितने भी दावे कर ले, यहां तक कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार, अपने बारे में एक कही हुई उनकी बात सच हो गई कि या तो अर्श नहीं